अकॉर्डिंग टू इंटरनेट ये स्टैट्स है कि इस जो आप काम कर रहे हो आपको आराम से 50 से 60 लाख की वार्षिक इनकम जी। तो रहती है। हाँ, हो जाती है। नॉर्मल से नॉर्मल परिवार के पास भी कुछ जमीन है ही, तो वो तो ये चीज़ आराम से एग्रीकल्चर में थोड़ा तकनीक अपना के उसको एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। जी। लेकिन फिर भी वो इसको एक छोटा काम समझ के छोटी-छोटी नौकरियों के लिए घर से दूर चले जाते हैं, और वो भी नौकरियों में भी उनका ऐसा नहीं है कि बहुत बेनिफिट हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते, मे बी बहुत ज़्यादा पैसे सेव भी नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों को दोबारा जो है तो उसी पैटर्न पे आना पड़ेगा जो हमारे बुजुर्ग करते थे। जैसे खाद अपनी होती थी, बीज अपना होता था, पशु अपने होते थे, उनका गोबर खेतों में फेंकते थे। मैं देखिए ना, मैं बताऊं, जैसे आप खाद ले लो, बीज ले लो, ट्रैक्टर ले लो, दवाई ले लो, अगर एक खर्चा लगाएं आप और आप अपनी ज़मीन में 5,000 खर्च करते हैं, तो जब आपकी फसल आएगी बेटा तो 1,000 या 1,500 से ऊपर होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड हम करने वाले हैं एप्पल मैन ऑफ द इंडिया के साथ, जिनका नाम है हरिमन शर्मा जी, जो बिलासपुर के रहने वाले हैं और इनको 2025 में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन्होंने वो कर दिखाया है जो एक असंभव चीज मानी जाती थी। हरिमन सर के द्वारा उगाया गया एप्पल हरिमन 99 हमारे भारत ही नहीं बल्कि अन्य विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे गर्मी वाले इलाकों में भी एप्पल को उगाया जा सके। इन्होंने युवा और किसानों को एक उम्मीद दी है, जिसके द्वारा उनको ऐसा लगने लगा है कि कृषि के माध्यम से भी एक अच्छा रोजगार वो कमा सकते हैं। कहा जाता है कि हरमन सर की सालाना आय 55 से 60 लाख के बीच है, और जो वो ये सारे एग्रीकल्चरिंग से ही करते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है अनफोल्डिंग विजडम। तो सर, जैसे आपको एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से अवार्ड जी। दिया गया है, लोग जी। आपको इसके नाम से जानते हैं। तो हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद था कि हमारे जो प्रदेश की या फिर हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है जी। वो भी जाने हमारे कृषि के बारे में, या एग्रीकल्चर की फील्ड में जो हमने काफ़ी हमारा करियर बन सकता है, या जी। आपने जी। जो उपलब्धियां हासिल की है उनके बारे में। जी। तो मैं चाहूँगी कि आप खुद ही बताओ इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से कि कैसे आपने शुरुआत की। आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ लोगों को। मैं हरिमन शर्मा, गांव पनियाड़ा, डाकखाना कोठी, तहसील कुमारमी, जिला बिलासपुर का निवासी हूँ। हुँ, यह हुँ। क्षेत्र हमारा आम बहुल्य क्षेत्र है, परंतु 1995 में आम पर अत्यधिक कोहरा पड़ा, हुँ। इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। और सबसे पहले मैंने सेब के एक बीज से तैयार किया है इसको। अच्छा। बीज बोया, जब उसमें 2 साल बाद छोटे-छोटे फल आए, तो सबसे पहले इसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया। पहले जंगली पल्लम होते थे, हुँ। अब तो कलमी ग्राफ्टेड पल्लम हो गए, पर वो छोटे-छोटे होते थे सेब की तरह ही, खट्टे। तो उस पे मल्टीप्लाई किया और इसमें कुछ सुधार हुआ। फिर पता लगा कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है। फिर मैं शिमला से स्क्रैब एप्पल लाया, नीचे वाला जो पौधा होता है, हुँ। जड़ वाला, तो उस पे इसकी ग्राफ्टिंग की और 2007 में मुझे इसमें पूर्णतः सफलता मिली। ठीक है। तो सर, ये तो आपने अपना इसमें जो शुरुआत की, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले बुजुर्ग जैसे गेहूँ, मक्की वो करते थे, परंतु जब मैं 1980 के बाद मैंने सबसे पहले आम की नर्सरी लगाई, क्योंकि आम बहुल्य क्षेत्र था, विभाग से लाइसेंस लिया और आम की नर्सरी लगाई और प्याज की पनीर भी देते थे, मूली, शलगम, गोभी, सब्जी का काम भी करते थे। परंतु उन 2007 के बाद मैंने सबको छोड़कर सिर्फ सेब की तरफ ध्यान लगाया। ठीक है, 2007 में आपकी उस टाइम क्या उम्र होगी 2007? उसमें मेरी उम्र लगा 56, थोड़ा-सा 51 साल थी। 51 साल। हाँ जी, 51 साल। ठीक है, तो इससे पहले आप कृषि के क्षेत्र कृषि में में किया ही। मैंने, शुरू से कृषि का कार्य है। अच्छा। जैसे सब्जियाँ, पनीरी या मतलब लगा लिए, आम बेच लिए या आम की नर्सरी लगाई, आम के पौधे लोगों को, पपीता के पौधे सप्लाई करते थे। हुँ, हुँ। ठीक है। तो अभी हाल ही में आपको 2025 में पद्मश्री के अवार्ड से जी, सम्मानित जी, किया जी। गया है। कैसा लगा आपको उस टाइम? बहुत बढ़िया लगा। उसमें तो मुझे 2017 में हुँ। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी से भारत का द्वितीय राष्ट्रीय किसान का खिताब मिला था। तो अच्छा। मैंने सोचा था कि इससे आगे तो अब कोई उपलब्धि नहीं होगी, हुँ। परंतु ईश्वर को जो मंजूर था तो होना ही था। हाँ जी। तो मैं अत्यंत हर्ष महसूस करता हूँ कि एक छोटे से किसान को, जिसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पद्मश्री अवार्ड से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया है। हुँ।
तो सर मैंने ना आपकी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसमें जब आप अवार्ड लेने गए, तो जी। आप नंगे पाँव अवार्ड लेने हाँ, गए। हाँ, नंगे तो पाँव ना मेरे लगे। को ऐसे ही मन में बहुत खुशी सी एक हुई, एक तो शायद इस वजह से कि आप इसी क्षेत्र से हैं। और आपका क्या विचार था उस टाइम जब आप गए नंगे पाँव वहाँ अवार्ड कोई लेने? विचार नहीं, क्योंकि मैंने धरती से ही मतलब सब कुछ सीखा है। हुँ, धरती की बदौलत मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए मैंने कोई 1 मिनट पहले अचानक विचार आया दिल में कि हुँ। क्यों ना नंगे पाँव अवार्ड लिया जाए। फिर सबसे पहले मैंने जाके वहाँ भी राष्ट्रपति के पास जब मैं जा रहा था, तो मैंने धरती माँ को सलाम किया और फिर मैंने अपना राष्ट्रपति जी से अवार्ड लिया है। ठीक है, हाँ, उस जो आपका जेस्चर था उसको लोगों ने बहुत ही मतलब सराहा है एक तरीके हाँ से जी, कि जी, वो हाँ जी। इतना सादगी से आप गए और अपने रूट्स को नहीं भूले और वहाँ भी आप नंगे पाँव गए और अवार्ड लिया आपने। तो बड़ा अच्छा लगा वो वीडियो देख के। अच्छा सर, ये जो आपने अभी आपका एचआरएम 99 जी, 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 एप्पल है, इसके जी। बारे में थोड़ा बताइए कि ये किस तरह से है और ये किस तरह से मतलब इसके बारे में बताइए और ये किस तरह से दूसरे तरह का जो एप्पल होता है, जो ठंडे मौसम में भी उगाया जा सकता है, किस तरह से उससे अलग है ये? उसमें और इसमें अंतर है कि एक तो यह भारतवर्ष के 29 राज्यों में पूरे गर्म क्षेत्रों में हो रहा है, हुँ, जहाँ तापमान 45 से 48, 49, 50 डिग्री तक जाता है। वहाँ पर बड़े आराम से उगाया जा रहा है आम और लीची, चीकू के साथ। और दूसरी खासियत है कि परंपरागत क्षेत्र का सेब, हुँ, जैसे शिमला का सेब ले लो आप, वो जुलाई में एंड में शुरू होता है निकलना, जुलाई अगस्त में ही, और ये जून में आ जाता है। और इसमें आजकल मार्केट में कोई फल नहीं है, तो ये बड़े अच्छे दामों पर जैसे 150-200 रुपए किलो हुँ, यहाँ बिक जाता है हमारा। इससे काफ़ी आय में वृद्धि होती है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे नीचे अंतर्जातीय फसल ले सकते हैं, प्याज, लहसुन, गोभी, ये सारी फसलें बीजी जा सकती हैं। इवन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इसमें गेहूँ भी बीजी जा सकती है। मक्की में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हुँ। मक्की लंबी हो जाती है पौधा, पर फिर भी अगर 4-5 फुट का फासला दायरा छोड़ दें तो मक्की भी इसमें लगाई जा सकती है। तो सर ये जो आपका एप्पल उगाने का जो ख़्याल था, ये जी। आपके आपके मन में कैसे आया? वो तो जैसे 1992 में आम पर अत्यधिक कोहरा पड़ा। हुँ, हमारा एक क्षेत्र आम बहुल्य क्षेत्र है। फिर हुँ, मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। और सबसे पहले सेब का मतलब एक खाने के बीज से बाजार से लाके सेब उस पौधे से तैयार किया इसको। हुँ, और जब 2 साल में इसमें छोटे-छोटे फल आए, तो इसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया 2 साल बाद। पल्लम पहले जंगली पल्लम होते थे, अब तो ग्राफ्टेड पल्लम आ गए, ब्लैक अम्बर सेंटर हो जा, तो उसपे मल्टीप्लाई किया और इसकी स्थिति में सुधार हुआ। फिर बाद में पता लगा कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है, तो मैं शिमला से स्क्रैब एप्पल लाया, मतलब जो गोल्डन का पौधा होता है तैयार, बीजू पौधा, और उस पे इसकी ग्राफ्टिंग की और 2006 में मुझे इसमें पूर्ण सफलता मिली। ठीक है। सर जब आपने ये शुरू किया, तब जी, किसी को भरोसा नहीं होता था कि ये भी पॉसिबल है? इतनी गर्मी वाले इलाके में भी सेब जैसी फसल जो बिल्कुल ठंडे इलाके जी, जी, में जी। उपज होती है जिसकी, वो यहाँ भी हो सकती है। तो आपने किन-किन चुनौतियों का सामना किया और सरकार की तरफ से क्या कोई आपको सहयोग मिला इनिशियल लेवल पे, जब ये सब आप कर रहे थे? देखिए, उसके बारे में ऐसा है कि जब मैं इसमें शुरू से कर रहा था, तो कोई भी किसी भी तरह से सहयोग नहीं मिलता था। इवन वैज्ञानिक लोग तो इसको मानते नहीं थे। और इवन जब तक 2017 में मेरा राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिलने का था, तो हमारे जो यूनिवर्सिटी थी उससे माँगा गया कि हरमन 99, क्योंकि अवार्ड के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी से डाटा जाता है, तो इन्होंने इनकार कर दी थी कि हरमन 99 किस्म में कोई नहीं। फिर एनआईएफ से मैं जुड़ा था, तो उन्होंने इसका डीएनए सैंपल टेस्ट करवाया। इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने लिखा कि अन्ना और डॉर्सेट वैरायटियाँ हैं हिमाचल में, जो कि फ्रांस से आई है, बाकी या कोई किस्म नहीं है। तो तब एनआईएफ के सहयोग से उन्होंने इसका डीएनए वगैरह टेस्ट करवाया, जैसे अन्ना, डॉर्सेट, गोल्डन और हरमन 99 तीनों का डीएनए, जैसे जड़ें, पत्ते, छाल सब कुछ ले गए यहाँ से। तो उसमें हुँ, पाया गया कि हरमन 99 सबसे अलग वैरायटी है। और वैज्ञानिक तो अब तक में नहीं मानते, भारत सरकार ने तो मान्यता दे दी है और पेटेंट भी हो गया है। हुँ। भारत सरकार ने लाइसेंस भी दे दिया है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने। और हिमाचल सरकार की तरफ से मुझे अभी भी हरमन 99 का लाइसेंस नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों? जो चीज़ उनकी आँखों के सामने है इसमें उसको ऐसा है ना कि चाहे सरकार कोई भी हो, ऊपर की लॉबी हावी होती है। फल राज्य ऊपर को ही माना जा रहा है। जैसे आम हमारे यहाँ निचले मचल में काफ़ी होता है, परंतु आम को आज दिन तक फल का दर्जा प्राप्त नहीं है। सिर्फ अच्छा, सेब को हिमाचल में फल का दर्जा प्राप्त है। आम को नहीं मानते कि आम भी कोई फल में आता है, जबकि हज़ारों टन आम होता है हमारे निचले मचल में ही। तो जी। इस वजह से चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ऊपर का हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर बनता है और ऊपर की लॉबी होती है। तो सब्सिडी, थोड़ा दिन महेंद्र सिंह ठाकुर जी नीचे के मंत्री बने थे, तब निचले हिमाचल में शिवा प्रोजेक्ट आया,
नहीं तो यहाँ तो ये प्रोजेक्ट भी कहाँ आते थे, सब कुछ ऊपर, सब्सिडी सारा कुछ ऊपर जाता है। तो यहाँ के जो किसान हैं उनको कम ही प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर तो सब्सिडी जिस हाँ, तरह से आप बता रहे हो। ऊपर ही मिलती है, थी पहले सारा। अब शिवा प्रोजेक्ट के तहत नीचे लोगों को मिला, जैसे हमने बाद में कोशिश की, तो हुँ, यहाँ भी नेट के लिए सब्सिडी दी गई। नहीं तो शिमला से ऊपर ही सब्सिडी मिलती है नेट के लिए भी। यहाँ अच्छा। कोई प्रावधान नहीं था विभाग के पास इसका। तो फिर आपने ये अपने लेवल पे किया या फिर कैसे उस टाइम? उस टाइम मैंने अपने स्तर पे किया, और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा रहा। उनके ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार का एक स्वायत्त विंग है, और इनका कार्य ये है कि कोई किसान, जैसे किसान भी वो वैसा होना चाहिए जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, वो कोई अपने स्तर पे करता है तो उसको प्रोत्साहन देते हैं, और ठीक भारत है। सरकार अपने खर्चे पे ही करवाती है सब कुछ अच्छा। सारा। जैसे ट्रायल करवाए गए तो मुझे आने जाने का खर्चा सब कुछ मतलब भारत सरकार ने वहन किया है। तो आप कैसे जुड़े उससे, जो नेशनल नेशनल फाउंडेशन? इनोवेशन फाउंडेशन से जब मैंने 2008 में, कोई भी विश्वास नहीं करता था, तो मैंने सेब, आम और मतलब वो क्या था मेरा सोच, फल? कीवी कीवी, अच्छा। इन तीनों को लेके मुख्यमंत्री के पास गया, और उन्होंने इस पे मतलब अपना सहानुभूति प्रकट की, और उन्होंने दूसरे दिन विभाग की मीटिंग रखी। विभाग की मीटिंग में जैसे वाइस चांसलर दोनों बुलाए गए थे, सेक्रेटरी दोनों बुलाए गए थे, डायरेक्टर बुलाए गए थे, और सबको सेब खिलाया कि देखिए हुँ। आप बोलते हैं कि सेब नहीं होगा निचले मंजिल में, और जाइए भाई बिलासपुर हिमाचल में इनका बगीचा है नीचे, वहाँ जाइए देखिए भैया कैसे हो रहा है। खिलाने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नवनी यूनिवर्सिटी में एज ए मेंबर नियुक्त किया, अच्छा। हिमाचल सरकार की तरफ से। और भारत सरकार की तरफ से वहाँ डॉक्टर पी.एल. गौतम जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं भारत सरकार में, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, आजकल 84 वर्ष उम्र है उनकी, परंतु उनको राष्ट्रपति जी ने राजेंद्र मतलब बिहार यूनिवर्सिटी में चांसलर नियुक्त किया है, आजकल बीसीएस में भी वो वहाँ सेवा दे रहे हैं। अच्छा। तो वो भारत सरकार की उसमें सदस्य नियुक्त हुए, तो वहाँ मेरा परिचय उनसे हुआ, और उन्होंने इस पे मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अच्छी पोस्टों पे थे, उनको पूरे तरीकों का पता था कि कैसे क्या होता है। और हैरानगी की बात है कि वो मेरे स्काउट हैं आज भी कागजों में, इतने बड़े उच्च पदों पर होते हुए वो स्काउट हैं मेरे, मतलब उन्होंने मुझे एनआईए तक पहुँचाया था। ठीक है। और जब मैं इस बार राष्ट्रपति भवन गया था तो मैं उन्हीं को साथ लेके गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका बहुत कर्ज था मेरे ऊपर कि सब तरफ से सहयोग किया, तो क्यों ना इनको साथ ले जाए इन्होंने। हाँ जी। तो सर, जैसे अभी तो ये प्रूव हो चुका है, जी, कितने जी। 29 राज्यों में आपका जी, बनाया हुआ जी। ये जो सेब का प्लांट है, ये लोग जी। उगा भी रहे हैं, हाँ जी, जी। है ना? और इसको इंटरनेशनल लेवल तक भी लोग ले रहे हैं ना, और कंट्रीज़ के? हाँ, इंटरनेशनल लेवल में जैसे जर्मनी में मैं आपको मेल बताऊँगा, सामने उनकी मेल है, बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं फ्रूटिंग के। अच्छा। और उन्होंने इसको अमेरिका की कोई हिडन रोज़ वैरायटी है उस पे क्रॉस किया, हुँ। तो उसमें भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। उन्होंने लिखा है अपनी मेल में सारा कुछ जर्मनी से। बांग्लादेश में अच्छे रिज़ल्ट आए, नेपाल में अच्छे हैं, दक्षिणी अफ्रीका में अच्छे हैं, और इस बार ओमान में मैंने 7000 पौधे अपने स्तर पर लगाने में सफलता हासिल की है। एक ही फार्म में 7000 पौधा लगा इस बार ओमान में भी। अच्छा। और उनकी रिपोर्ट आ रही है वे 70% पौधे जो हैं तो ठीक चले हैं, क्योंकि वहाँ तो बड़ी भारी गर्मी है, मैं खुद जाके आया हूँ। हाँ। और जुलाई अगस्त में वो दोबारा वहाँ बुला रहे हैं, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बुरा हाल है, और वीरान है जी, हमारी तरह जंगल नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल हुँ। वीरान है ईरान, मतलब ओमान में तो। तो सर, जैसे देश विदेश में आपका ये हो रहा है, तो आपके यहाँ बिलासपुर में भी लोग थोड़ा इंस्पायर हुए इस चीज़ से? बिलासपुर में भी लगाए हैं बहुत, जैसे नमोल में लगे हैं, अच्छा। अच्छी फ्रूटिंग है, कांगड़ा में बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, कांगड़ा में 8-10 बगीचे हैं जहाँ अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। तो इसमें अगर किसी को शुरुआत करनी हो, जैसे कोई किसान है उसको जी। भी, तो आप क्या क्या उसको गाइडलाइन, मैं तो मतलब उसको ही कैसे कर गाइडलाइन सकते देता हैं? हूँ, जैसे भारतवर्ष में पूरे राज्यों में हम कोरियर द्वारा भेजते हैं हुँ। कि पहले 10 पौधों पे ट्रायल किया जाए। अच्छा। मेरे वीडियो में भी है कि पहले अपनी ज़मीन में लोग ट्रायल करें, हुँ। क्योंकि भारतवर्ष में विविधता में अनेकता, जैसे कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं दोमट है, तो पहले 10 पौधों पे ट्रायल किया जाए, और जब 2 साल बाद रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अगर अच्छा चलता है तो बढ़ा लें किसान लोग। ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, जो भी नहीं जी, आपके खेत है आप उसमें जाके 10 नहीं, पौधे नहीं, लगाएँ? जैसे 27 राज्यों में सफलतापूर्वक हो रहा है, तो वहाँ की तो कोई कंडीशन की मतलब बात ही नहीं आई, सामने सिद्ध हो चुका है कि किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो इससे जो फ्रूट फाइनल बनता है, जी। वो
जो दूसरा एप्पल है जो ठंडे इलाकों में पैदा होता है जो, उसके और इसके टेस्ट में, न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई फ़र्क होता है या बिल्कुल कोई वैसा ही? खास नहीं है, क्योंकि आईसीआर वालों ने भी न्यूट्रिशन वैल्यू निकाली है, नाइफ वालों ने भी निकाली है। और उसमें खासियत है कि इसका टीएसएस शिमला के सेब से भी 16 पॉइंट कुछ है। अच्छा, और उसमें शुगर, मतलब नॉन रिड्यूस शुगर भी 0.2 mg है 100 mg में। इसमें अच्छा, शुगर है नहीं, इसमें मामूली सी खटास रहती है, जो कि जून महीने में जब ये पकता है तो खटास की चीज़ की हमेशा ज़रूरत रहती है, वो इसमें है कि नहीं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ऊपर के सेब की तरह है। और सॉफ्ट होता है बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे खाकर तो नरम होता है, कच्चा भी नरम होगा और कच्चा भी मीठा होगा स्वाद में। ठीक है। तो जो ऊपर से सेब आता है, गोल्डन है, जी। रॉयल है, उसकी डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ होती है, तो इसमें किस-किस तरह का एप्पल बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनता है? इसमें तो हरमन 99 और फ्रांस से हमने अन्ना और डॉटसेट 2 वैरायटियाँ मंगवाई थी। हाँ जी। वही भारतवर्ष के तीनों राज्यों में लगवा रहे हैं। बाकी गर्म क्षेत्रों के लिए कोई भी किस्म अभी तक नहीं है। से जब आप ये सारे प्रयास कर रहे थे, तो एक समय ऐसा भी आया होगा कि आपको अभी सफलता नहीं मिली थी, लोग आपकी कोशिशों पे भी शक कर रहे होंगे कि ये जी, क्या जी। कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल चीज़ है, उस पे क्यों हाथ अपना आज़मा रहे हैं। तो आपको उस वक़्त कैसा लगा और उस वक़्त भी आपको ये करते रहने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि अब मुझे हार नहीं माननी है? मैंने उसके लिए एक वो मतलब कहावत सुनी थी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, सोचो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ दो। नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान मत छोड़ो। और बिना किसी किए जय-जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत तो सही। मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालाँकि समस्याएँ बहुत आती रही, जैसे इस प्रयोग में हमारे आम की प्रॉब्लम आई कि आम का भी मतलब थोड़ा नर्सरी का कम प्रोडक्शन रहा, क्योंकि मेरा ध्यान इस तरफ था और जैसे बाहर जाना पड़ता था, बाकी स्टेटों में भी हमने प्रयोग करवाए, तो बाहर ज़्यादा रहना पड़ता था, जिस कारण खेती में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। आपके परिवार की क्या भूमिका रही? उन्होंने आपका बिल्कुल साथ हाँ, दिया? परिवार के सहयोग पूरा रहता था उसमें, क्योंकि रहते तो वैसे घर में 2-3 ही व्यक्ति हैं, परंतु उनका तो घर में पूरा सहयोग रहता था। जब मैं बाहर चला जाता था, तो पारिवारिक सदस्यों का सहयोग रहता था यहाँ। वैसे आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है? और क्या ये बाय द टाइम चेंज हुई है कि पहले आप कुछ सोचते थे कि जब मेरे को ये हासिल हो जाएगा तो मुझे लगेगा मैं सफल हूँ। पर बाय द टाइम आपको लगा होगा कि नहीं सफलता मेरे लिए अब कुछ और है या फिर ये शुरू से सेम डेफिनेशन रही है आपकी सफलता की? नहीं, मेरी शुरू से ही रहा है, मैं जिस भी काम को शुरू करता हूँ, तो उसमें सफलता हमेशा मिलती है। ईश्वर पर भरोसा रखो और मेहनत करते जाओ, फल अपने आप आगे आता है। हाँ जी। सर जब आपके उगाए हुए सेब सफलतापूर्वक उगने लगे जी। तो लोगों का क्या रिएक्शन था? लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन है, जैसे राष्ट्रपति भवन में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है हुँ, और भारत के 27 राज्यों में अच्छी फ्रूटिंग है। और हुँ। इवन 23-24 राज्यों के तो विद फोटो मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। और मैंने उनकी एक एल्बम टाइप भी बनाई है कि उनके नंबर भी हैं, कि किसान जब बात करता है भाई जी सेब लगाने हैं, तो हम महाराष्ट्र के 2-3 किसानों के नंबर महाराष्ट्र वालों को दे देते हैं। गुजरात वाला है कोई, तो गुजरात में जहाँ सफलता है उनको नंबर दे देते हैं कि वहाँ जाके फील्ड में देख लो और आपको अच्छा लगता है तो बढ़ा लो। और कई जगह लगभग 21 राज्यों में तो मैं स्वयं भी गया हूँ। और एक नॉर्थ ईस्ट का प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, उसमें मैंने 1,70,000 पौधा लगवाया है। तो मुझे 15 दिन के लिए ये मणिपुर, मेघालय और इसमें जाने का मौका मिला। और खुशी इस बात की है कि मणिपुर में सबसे अच्छे रिजल्ट थे। अच्छा। मणिपुर में बहुत अच्छे रिजल्ट रहे इसके। तो ये सारे पौधे यहीं से ग्रो होके यहीं से जाते हैं। कोरियर द्वारा जाते हैं दिल्ली तक, कोरियर में बाई सरफेस जाते हैं, उससे आगे बाई एयर जाते हैं। अगर किसी को ये लेना हो तो वो डायरेक्ट आपके नंबर या वेबसाइट पे हाँ, उसी कॉन्टैक्ट तरह चलता करके है, ऑनलाइन ही सारा ले बुकिंग जा है, सकता है। ऑनलाइन ही कैश ट्रांसफ़र है, ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं। ठीक है। तो सर आपसे इंस्पायर होके बहुत सारे लोग कृषि में भी अपना करियर बनाने की अब उनके अंदर एक उम्मीद जाग रही जी, है। जी। तो कैसा लगता है आपको कि आपने इतने बहुत लोगों खुशी को महसूस होती है, देखिए ना। और मेरी वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। भारतवर्ष के हालाँकि कॉपीराइट हो गया मेरे नाम पे, पर मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। भारतवर्ष में लगभग इसकी डेढ़ 2 हज़ार नर्सरियाँ होंगी इस समय। हरमन 99 जो बेच रहे हैं, हालाँकि कानून के तहत कोई भी वर्ष 2039 तक इसको नहीं बेच सकता। पर मैं किसी को भी नहीं रोकता हूँ, ना कहीं कोर्ट में गए कि जो उनका भाग्य है उनको मिलता रहेगा। हाँ जी, ठीक और है। कोरियर में जब पौधे बेचते हैं तब भी लाखों किसानों को मतलब रोज़गार मिलता है, जैसे यहाँ से जाने आगे ट्रांसपोर्ट में सब जगह।
यहाँ भी मजदूरी में काफ़ी फ़र्क है। जैसे 10-12 मतलब गांव की औरतें काम करती हैं सीजन पे, और 3-4 मेरे पास उत्तर प्रदेश के हो तो परमानेंट काम करते हैं। अच्छा, फिर जब आपको पद्मश्री मिलने की खबर मिली, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आया? विचार कोई नहीं, मुझे अत्यंत खुशी हुई। मैंने हाँ, टीवी के माध्यम से सुना, ऐसे तो कोई मालूम नहीं था। मैं तो अच्छा। शाम को साढ़े 8 7 बजे डिक्लेयर हो गया था 25 जनवरी को। तो मैंने टीवी के माध्यम से सुना, तो उसमें फिर गाँव के लोगों ने भी सुना और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर एक जश्न का माहौल रहा, और दूसरे दिन मैंने गुजरात जाना था। वहाँ भी एक फंक्शन रखा हुआ था, तो मैं दूसरे दिन गुजरात चला गया था। और वो अत्यंत खुशी का दिन था मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए या वैसे ही नहीं, चल नहीं, रही मेरी है? लाइफ में ये चेंज है कि मुझे अब पहले से भी थोड़े नरम दिल से रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे कि अहंकार में आ गया, वो चीज़ मिल गई। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले से भी हल्केपन से लोगों के साथ बर्ताव करूँ, ताकि कहीं पे बू ना मेरे दिल में आए कि पद्मश्री मिल जानी चाहिए। ठीक है। तो सर आप अपने हमारे जो देश के युवा हैं, जी, देश के जी। या प्रदेश के, क्योंकि हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश ज़्यादातर एग्रीकल्चरल कृषि जो पे ही है। रहता है उस पे निर्भर रहता है, और बहुत ज़्यादा जो इनकम के सोर्सेज़ हैं वो भी एग्रीकल्चर की वजह से ही इनकम होती जी। है ना? लेकिन फिर भी जो युवा हैं उनके मन में अब आज की जो जनरेशन है उनके मन में एक हिचकिचाहट रहती है कि हमें कृषि या एग्रीकल्चर में नहीं अपना करियर बनाना, या इसको एक वो छोटा छोटा समझते हैं इस काम को एक। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगी? क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में स्टडी किया है तो मुझे अकॉर्डिंग टू इंटरनेट ये स्टैट्स है कि इस जो आप काम कर रहे हो आपको आराम से 50 से 60 लाख की वार्षिक जी, इनकम जी। तो रहती हाँ, हो जाती है। है ना? तो जनरली जो लोग हमारे जैसे लोग हैं जो कहीं भी काम करते हैं जाके बाहर आईटी में या किसी भी डिफरेंट डिफरेंट, तो ये इतनी इनकम अचीव कर पाना एक इम्पॉसिबल चीज़ है। और स्पेशली हमारी जो प्रदेश है वहाँ पे तो ज़मीन की भी कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल से नॉर्मल परिवार के पास भी कुछ कुछ ज़मीन है ही, तो वो तो ये चीज़ आराम से एग्रीकल्चर में थोड़ा तकनीक अपना के उसको एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन फिर भी वो इसको एक छोटा काम समझ के छोटी-छोटी नौकरियों के लिए घर से दूर चले जाते हैं, और वो भी नौकरियों में भी उनका ऐसा नहीं है कि बहुत बेनिफिट हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते, मेबी बहुत ज़्यादा पैसे सेव भी नहीं कर पाते हैं। जी, जी। लेकिन फिर भी क्योंकि इसको एक ट्रेंड कह लीजिए या फिर उनको पता नहीं किस वजह से एक छोटा काम लगता है ये। उनको आप क्या एक संदेश देना चाहोगे? इसके बारे में ऐसा है कि जब भारतवर्ष में अन्न की कमी आई थी, तो सरकार ने, वैज्ञानिकों ने ऐसे तरीके रासायनिक अपनाए कि अन्न की पैदावार बढ़ाना ज़रूरी था। तो उससे ज़मीनें बंजर हो गई हैं, और अब इस ज़मीन में वो कुछ नहीं रहा है। और हम लोगों को दोबारा जो है, तो उसी पैटर्न पे आना पड़ेगा, जो हमारे बुजुर्ग करते थे। जैसे खाद अपनी होती थी, बीज अपना होता था, पशु अपने होते थे, उनका गोबर खेतों में फेंकते थे, कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं होता था, और हमारे बुजुर्ग तो कहते थे कि स्वाय नमक के हुँ। कोई भी चीज़ दुकान से नहीं लेते थे। आजकल तो हर चीज़ पे दुकान पे मुनस्सर हो गए हम लोग। तो दोबारा प्राकृतिक खेती पे आना पड़ेगा, तभी यह संभव है, और खेती घाटे का सौदा नहीं है। परंतु जो जिस तरह से वैज्ञानिकों ने ना इसमें वो रसायन या वो प्रयोग किए फसल उपज बढ़ाने के लिए, उससे यार लाभ का सौदा नहीं रहा है। क्योंकि इसमें ऐसा हो गया है कि उपज अगर मतलब मान लो 500 रुपए की है, तो खर्चा किसान का 1000 रुपये आ रहा है उस पे। इसलिए हुँ। बच्चे जो हैं खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घाटे का सौदा हो गया है। तो दोबारा इसी पैटर्न पे आना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार भी कर रही है, समाजसेवी संस्थाएँ भी कर रही हैं। अभी परसों आचार्य देवव्रत जी आए थे गुजरात से, राज्यपाल, तो उन्होंने भी इस पे काफ़ी बड़ा सेमिनार किया लोगों को, इसके फ़ायदे बताए कि प्राकृतिक खेती पे आइए, और उससे जैसे तरह-तरह की बीमारियाँ लग रही हैं, उनसे भी फ़ायदा होगा। हुँ, क्योंकि पहले तो कोई बीमारी नहीं होती थी। हुँ। ऐसे नंगे पाँव घूमे रहते थे, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर थोड़ा-सा भी मतलब बुखार आ गया तो काढ़ा देते थे बुजुर्ग, और या वैद्यों के पास जाते थे। अब तो बुरा हाल है। तो हुँ, खेती घाटे का सौदा नहीं है युवाओं को, परंतु पिछले पैटर्न पे आना पड़ेगा। जो लागत है कृषि की उसको कम करना पड़ेगा, और फिर घाटे का सौदा नहीं रहेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, सरकारी सेक्टर में, अब तो वहाँ भी सर्विसें नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश में बिजली पे सब्सिडी है उद्योगों को, अगर सरकार इसको उठा ले, तो उद्योग आधे में रहेंगे यहाँ, और कहाँ जाएँगे हमारे बच्चे? हुँ। ऐसा ही सरकारी नौकरियों का है, जहाँ एक व्यक्ति 10 व्यक्ति बैठते थे, वहाँ एक कंप्यूटर काम कर रहा है आजकल। सरकारी भी तो कम कर दी ना, सर्विसें रखा ही कुछ नहीं है अब तो।
अब जहाँ लोग 20 आदमी काम करते थे किसी भी विभाग में, वहाँ पर 2 या 3 पे बारी आ गई है, तो कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी? तो इसलिए युवाओं को नौकरी पे आना पड़ेगा, चाहे मुर्गी पालन कर लो, पशुपालन कर लो, बीच-बीच में नकदी फसलों के लिए भी उगा लें और इसी तरह से जीवन यापन करना पड़ेगा। फैक्ट्रियों में नहीं काम मिलेगा, ऐसी स्थिति है प्रदेश की इस समय। तो कुछ समय बाद उनको ये अगर इसमें वो थोड़ा-सा भी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके अपने स्किल इम्प्लीमेंट करके इसको बड़ अच्छे लेवल पे भी बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी अपनानी पड़ेगी, पुरानी पद्धति अपनानी पड़ेगी, तभी खेती लाभ का सौदा बनेगा, नहीं तो ये घाटे का सौदा है, हम भी मानते हैं इस बात को। क्योंकि खाद, बीज, दवाई और ट्रैक्टर का मूल्य ही जितना किसान मान लो 5,000 किसान रुपए खर्च करता है, तो उसको 2 या 2,500 की उपज होती है। इसी ये भी एक इसीलिए वजह है। हाँ, ये भी एक वजह है, इसलिए लोग बच्चे जो हैं वो किसान क्योंकि घाटे में कौन करेगा? अगर वो मतलब 5,000 जेब से खर्च करते हैं और उनको बाद में 2,000 मिलता है, तो कौन करेगा इस कार्य को? तो पुरानी पद्धति पे आना पड़ेगा, तब ये सुधार हो सकता है और इसके लिए सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, परंतु स्थानीय लोगों का सहयोग, हम लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबका मिल-जुल कर सहयोग, सब ग्रामवासी इसमें मिलें हुँ, कि हमने क्योंकि एक कर लेगा प्राकृतिक खेती, दूसरा ऊपर दूसरी करता रहेगा, हुँ। तो उसके खेत में तो आएगा ही वो केमिकल आएगा। और सरकारों को भी चाहिए कि केमिकल थोड़ा बंद कर दें और जैविक जो केमिकल पे सब्सिडी दी जा रही है, उसको जैविक की तरफ दें, कि ताकि लोग भूमि की दोबारा पिछली तरह कर सकें। तो सर जो सरकारें सब्सिडीज़ दे रही है जी। किसानों को, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होती है? कोई ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लोग विभाग देते हैं, परंतु ऑर्गेनिक की तरफ देना चाहिए, अब दूसरा बंद ही करना चाहिए, पेस्टिसाइड बंद कर देने चाहिए। तभी लोग हटेंगे, नहीं तो लोग थोड़ी-सी भी मतलब बीमारी पौधों पे लगती है और पेस्टिसाइड ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं। हुँ, अब मैंने शिमला में देखा कि सेब पे 18 शेड्यूल है उनका, 18 पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो सीज़न में भी। अच्छा। तो उन्होंने करने ही करने जी। अब तो ऑर्गेनिक का चला है, वहाँ पता नहीं कैसी स्थिति है, परंतु कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि करते हैं। परंतु ठीक है। इसके लिए सरकारों को भी सहयोग करना पड़ेगा, खासकर हम किसानों को आपस में मिल-जुल कर स्वयंसेवी संस्थाओं को करना पड़ेगा। हुँ, ठीक है। तो आप भी किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो किसानों को ऐसे गाइडेंस दे या अवेयरनेस बताए हाँ, कि ऐसे ऑर्गेनिक के जैसे जुड़ुत्ता में कैंप था, तो इसमें मुझे भी 30 आदमी बताए गए थे कि 30 आदमी किसान लाइए और बड़ा सफल आयोजन रहा, लगभग 5,000 व्यक्ति जुड़ुत्ता में इकट्ठा हुआ जी। अच्छा। और इसके लिए वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने बड़ा सहयोग किया, जैसे उन्होंने अपने खर्चे पे 82 गाड़ियाँ लगाई थी जी, किसान हितैषी कार्यक्रम के लिए। और सबसे खुशी की बात ये रही कि वो एक पार्टी का मंच नहीं था, हुँ, कि वहाँ जैसे सरकार की तरफ से राजेश धर्माणी जी आए थे और बीजेपी के भी विधायक थे, तो इससे बड़ा अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि यह विषय एक पार्टी राजनीति का नहीं है, ये सुधार का विषय है और सबकी सेहत का विषय है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई आम किसान है, ये सबके सुधार का विषय है। सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगी अब थोड़ा हम्म। क्विक से। आपका पसंदीदा सेब कौन-सा है? बस सेब तो हरमन 99 बढ़िया है जी। ठीक है। अच्छा ऐसी कोई एक आदत जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो? मुझे कोई आदत ही नहीं, मैं शुरू से धार्मिक खाना, मीट, मच्छी, सिगरेट, बीड़ी, हाँ। शराब तक कोई कुछ नहीं छूता, मुझे कोई आदत ही नहीं है शुरू से। आदत मतलब कि जैसे कोई अच्छी आदत भी हो सकती है, बुरी आदत नहीं कि जैसे आप अपनी सुबह जल्दी उठ के ये करना, पूजा-पाठ करना, सुबह कुछ उठ भी? के मैं तो 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ और सबसे पहले तो मैं सड़क में तो नहीं मैं जाता, क्योंकि यहाँ से अपने सड़कों में ही यहाँ बन जाता है लगभग आधा किलोमीटर। तो मैं कम से कम मतलब धार्मिक जैसे मेरे गुरुजी ने बताया है, मैं कम से कम 18-20 मालाएँ करता हूँ, हाथ भरी जी। और 5 बजे तक फार्ग हो जाता हूँ, फिर उसके बाद नहा के पूजा पाठ करता हूँ और बस फिर अपने 7:30-8 बजे अपने दिनचर्या पे निकल जाते हैं। ठीक है। सर आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए मेहनत करना या फिर उसकी किस्मत का भी इस पे रोल रहता है? किस्मत नहीं, या नहीं, बुजुर्ग मेहनत? बोलते थे किस्मत में आदी हो तो कर्म करके कमाई करके पूरी हो जाती है। तो मेहनत ज़रूरी है। किस्मत में चाहे कुछ भी हो, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मेहनत उसके बाद हाँ, उसके किस्मत। बाद किस्मत, पहले मेहनत कर्म ही। ठीक है। तो सर अभी जैसे अब अंत में हम इसको रैप अप करते हैं। अभी जी, जैसे आप बता रहे थे कि किसी ने अगर ये आपसे लेना हो जी, तो आपकी वेबसाइट है, वहाँ से नॉर्मली आपको कॉल करके जी, जी, वो जी, ऑर्डर कर सकते हैं। जी, लेकिन जैसे आप अभी बता रहे थे कि कुछ ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो जी, जी। वो उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ आप? उसके बारे में हम जब पौधे भेजते हैं यहाँ से,
तो जब कोरियर की रसीद भेजते हैं तो उसके साथ रिटर्न मैसेज भी देते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट नंबर भेजते हैं, एक रिटर्न मैसेज भेजते हैं हम। और अब तो कंपनी वालों को भी हमने कहा है, वो भी भेज रहे हैं मैसेज कि ऐसा कोई कॉल आता है तो मत उठाओ, ना कोई पैसा दो, फौरन या कंपनी को सूचित करो या हमें सूचित करें नर्सरी में, ताकि हम स्वयं कंपनी के माध्यम से उस चोर बाजारी को रोक सकें। ठीक क्योंकि है, बहुत किसानों के साथ ऐसा हो गया, हर साल 20-25 किसानों के साथ हो रहा है। ठीक है। से एक चीज़ और, जैसे हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, जी, आजकल बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि वो नशे की वजह से मर गए या नशे जी, की वजह से वो गलत आदतों में पड़ गए, जैसे जी, जी, चोरी करना, अपने ही घर पे गलत चीज़ें जी, करना। जी, जी। तो आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे युवा को और उनके पेरेंट्स को भी? क्योंकि कई बार तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे ही इस आदतों में फँस रहे हैं। इस पे बारे में ये है कि बच्चों पे सुधार मतलब रखना, निगरानी रखना पड़ेगी और सुधार समझाना पड़ेगा। बाकी तो कोई कुछ नहीं हो सकता। आजकल किसी को क्या बोल सकते हैं, आजकल की ऐसे बोले तो आजकल झगड़ाबाजी पे उतारू हो जाते हैं, नहीं बोल सकते, हुँ। आजकल टाइम वो नहीं है। पीछे वाला हमारे समाज में तो सुन लेते थे, डंडे भी पड़ते थे, अब आप नहीं बोल सकते। बहुत बदलाव आ गया है इस समय के अनुसार। ठीक है। सर, बहुत अच्छा लगा इस पूरी वार्तालाप में। आपके बारे में एक चीज़ जो है, जो बहुत लोग कहते भी हैं, जो मैंने आज खुद देख भी ली, कि आप जी। बहुत ही सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सब कैसे है? मतलब आप शुरू से ही ऐसे थे या आप स्पिरिचुअली भगवान के प्रति इतना आपका जुड़ाव है, इसलिए आप बाहरी चीज़ों की तरफ इतना होते नहीं हो आकर्षित कि मेरे को ये भी करना है, इस तरह से लाइफ़स्टाइल जीना है? नहीं, आपका अवार्ड मिलने के बाद भी आपका बिल्कुल वैसा ही अभी जीवन है, आप वैसे ही आप लोगों से बात करते हो, जी, जी। वैसे ही सबको ट्रीट करते हो, तो ये कैसे है? मैं शुरू से ही इसी टाइप में रहा हूँ। आप जैसे पैरों में निशान देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर चप्पल पहनता हूँ, कैंची चप्पल जी। और अच्छा। मुझे लोग टोकते भी हैं, मैं घुमारवीं में या बिलासपुर में चला जाता हूँ कैंची चप्पल में भी। क्योंकि कई बोलते हैं ना कि नहीं बाहर ठीक जाना चाहिए। कपड़ों से या मतलब उससे नहीं आदमी की इज़्ज़त बनती। इज़्ज़त के लिए अपना नेक चाल-चलन ठीक रखो और सबके साथ मधुर स्वभाव रखो। किसी का बुरा मत सोचो, भगवान पे डोर रखो, जो उसने करना उस पे चलते रहो और कर्म करते रहो। मेरा तो ये ध्येय है। और ख़ासकर पद्मश्री मिलने के बाद तो मैंने खुद को और भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ हुँ, कि भगवान मुझे इसी तरह चलाए रखे। ठीक है। हाँ जी। अभी कोई और आप इनोवेशन कर रहे हो कोई? इनोवेशन मैं एवोकाडो पे कर रहा हूँ और एक पौधा है यहाँ पे, उसमें इस बार 250-300 फल है। बड़ी अच्छी अच्छा। फ्रूटिंग है इस बार। और जो मैं उपराष्ट्रपति के पास जा रहा हूँ, मैं वहाँ भी ले जा रहा हूँ 5 फल एवोकाडो के, एप्पल के, कल बताने के लिए, क्योंकि कल प्रोग्राम है नून यूनिवर्सिटी में ही। ठीक है। आप पीएम मोदी जी से भी मिल के आए थे, उन्होंने आपको बोला कि सेब लेके आना। हाँ, उसके लिए मैंने अभी 8-10 दिन पहले उनकी मेल पे मेल डाली है और मैंने 15 से 22 जून के बीच में टाइम माँगा है उनसे, 8 दिन दिए हैं। अब आगे ईश्वर क्या करता है या प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उनके बस की बात है। तो ठीक मैंने है, मेल डाल दी है और उनसे टाइम माँगा है कि 15 से 22 के बीच में मुझे समय दो। क्योंकि जब मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा था कि वादा निभाना, मैं इंतज़ार करूँगा अभी। मैंने उन्हें ऑफ़र दी थी कि सर जून में मैं अपने बगीचे की सेब आपको लाऊँगा। तब ठीक है। उन्होंने मुझे बात कही थी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना धन्यवाद जी। कीमती टाइम दिया। नहीं, और कीमती क्या, हमारा किसानों का चलता ही रहता है, हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान सीख पाएँ और आगे अपनी तरक्की करें, उसी में प्रदेश को साल होगा, गाँव को साल होगा। हाँ जी, नहीं, हमारे जैसे युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो जैसे आपने बताया कि इतना इनकम नहीं होती है, इसलिए लोग शायद इससे दूर भाग रहे हैं। तो हमें भी नहीं पता था कि ये यहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें भी यही लगता था कि ऐसी चीज़ें ठंडे इलाके में ही हो सकती हैं। तो आप कितने लोगों की प्रेरणा का एक सोर्स हो, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे नहीं, बात सेब ही करके। नहीं और भी फसलों पे वो उगा सकते हैं। हुँ, पल्लम चला है, मार्केट में, स्थानीय मार्केट में बाहर से माल आ रहा है। यहाँ का भी बच्चे कर सकते हैं अगर करना लगे। अच्छा। और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। आजकल तो ऐसा है कि 8-9 बजे के बाद बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं धूप में। हमारे इस टाइम में तो ऐसा था कि सुबह से शाम तक बराबर चलता था जी, सुबह से शाम तक। कुछ परिस्थितियाँ जो आने चला उससे भी है जी। हुँ, जैसे खाद का राशन, केमिकल का राशन चला। हमारे समय में कुछ भी नहीं होता था मेरा ऐसा। कुछ नहीं, घर की रोटी बस और घर का ही सब कुछ। अच्छा, जैसे जंक फूड वगैरह चले, इसका भी असर है कुछ। हुँ। इसका भी असर है। अब आप कोका कोला ही ले लो ना, कोका कोला से देखिए आप फर्श साफ कर सकते हैं, तो ये अंदर क्या करती होगी? इन चीज़ों से तो अवॉइड ही रहना चाहिए ना। जूस अपने घर पे बना लो या कुछ कर लो।
तो अभी ये जो आप अपनी कृषि कर रहे हो, इसमें आप जैविक खाद का ही यूज़ कर रहे हो खुद भी? सेब पे कभी कभी स्प्रे कर रहे हैं, परंतु वो भी जब फल होता है तब नहीं करते, बाकी दूसरी कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं कोई नहीं खाद का इस्तेमाल। खासकर अब जैसे इन सेमिनारों में जा रहे हैं, जैसे 12-13 को भी शिमला में प्रोग्राम है, 12-13 को होटल हॉलीडे होम में, तो वहाँ भी जैविक का ही है। तो इससे तो हमें, जैसे आचार्य जी आए तो बड़ा कुछ सीखने को मिला इनसे। इन्होंने तो प्रैक्टिकल बताया सब कुछ जी, भाई आप ऐसे ज़मीन में अपनी में टेस्ट करो, देखो तो जहाँ खाद देते हैं, जहाँ नहीं देते हैं, तीसरे साल क्या होगा। तो इन बातों पे बड़ा मतलब अमल करना सीख चाहिए ना किसान। और वहाँ मान लो 5,000 आदमी थे, अगर 5,000 में से 100 भी सीख जाए तब भी बड़ी भारी उपलब्धि है वो। 100 व्यक्ति भी अगर उस पर अमल कर ले, ठीक है। तो अब लोगों का क्या है, बस बातें हैं, पटी खाद दी और चली गई, तो बस ये फिर ये जो सिस्टम। 5,000 लोग आते हैं, इसमें किस युवा, किस एज के? युवा भी काफ़ी थे, महिलाएं ज़्यादा थी, अच्छा, ज़्यादातर महिला मंडलों को बुलाया गया था, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं इसमें रोल अदा कर सकती हैं जैविक खेती में जी, ज़्यादातर महिलाओं का ज़्यादा रोल रहेगा। पुरुष तो बाहर भी रहते हैं, कोई कर्मचारी हैं, परंतु महिलाएं तो खेती करती हैं। और ये बचाव से तभी बचेगी अगर इस पे आएंगे हम, ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा दोबारा, नहीं तो मुश्किल है बचना। ये क्योंकि इसमें देखिए ना, मैं बताऊं, जैसे आप खाद ले लो, बीज ले लो, ट्रैक्टर ले लो, दवाई ले लो, अगर एक खर्चा लगाएं आप, और आप अपनी ज़मीन में 5,000 खर्च करते हैं, तो जब आपकी फसल आएगी बेटा, तो 1,000 है, 1,500 से ऊपर नहीं होगी, हाँ, नहीं होगी, तो फिर कौन करेगा खेती। तो इसलिए उस पे आना पड़ेगा, पैटर्न पे, सब कुछ अपना घर का, सब ठीक है। कुछ। जैसे बैल रखो, बैलों से गोबर होगा, उसको खेत में डालो, नहीं तो कहाँ उपजेगा कुछ नहीं। अच्छा बीज है, बीज अपना घर का रखते थे सभी, जैसे चूड़ी तोड़ दे थे बुजुर्ग, पतले दाने वाली, फिर गबला जब पोर्सन रखी लेना, उन तो से हाइब्रिड खरीदने। आप हैरान होंगे कि हाइब्रिड सीड जैसे 500 रुपये की, 1,000 रुपये की थैली मिलेगी आपको 5 किलो की, बाद में बिकेगी वो कितनी, 20 रुपये किलो। फिर क्या है, कुछ नहीं है ना। कंपनी ने तो लुटमार बड़ी मारी, कंपनियों का तो बुरा हाल है। तो ये सारा ये बीज ब्लॉक्स, विदेशी कंपनी आई गई ज़्यादातर थी, बहुत बुरा हाल। डिपार्टमेंट रेट कंटेक्ट कराए थे इन्होंने, और चली गई सप्लाई, फिर सब्सिडी दे देनी गवर्नमेंट आगे, भाई चीज़ से 500 ही होनी जी, चीज़ों 500 की है। मैं कई स्कीमें देखी ना गवर्नमेंट ने, कई स्कीमें लिया, तो तीन जो है कंपनियों ने संपर्क किया, तो थोड़ा मतलब 10-20% का अंतर है जी। जी है, मतलब मान लो आप सोलर बाढ़ ही 2,40,000 एस्टीमेट था, फिर 90% सब्सिडी किसान 24,000 ही देगा जी, ठीक है ना। परंतु जब कंपनी से आप संपर्क करेंगे तो 2,40 की नहीं, ये आपको लगभग 1.5 लाख में ऐसे ही पड़ जाएगी। तो चैनल बने हुए ऊपर नीचे, ये सारा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल ठीक है। तो सर ये जो जैविक खाद होती है, है जी। ये वैसे बनती है ना वो केंचुए वाली गोबर से? केंचुआ वाली भी है, या मतलब जैविक स्प्रे जैसे ना हम बाजार से खरीदते हैं, उसकी बनिस्बत जीवामृत बनाएं, मामूली से खर्चे हैं उन पे। जैसे एक गाय रखना पड़ेगी जरूरी, देसी गाय रखना पड़ेगी, पर अच्छा उसका गोबर लिया, गोबर में मतलब 2 किलो बेसन डाला, और गुड़ डालना 2 किलो, और मतलब 7 दिन में कोई काम नहीं करना, जल हिलाया करना, सिर्फ उसको शाम सुबह 5 मिनट, सुबह और शाम, 5 दिन में वो इतनी ताकत दे देगा, जमीन में इतना बढ़ जाएगा ना कि जब आप उसको स्प्रे करेंगे, ऐसे फेंकेंगे, तो उतना एक यूरिया की बोरी नहीं करेगी जितना वो कर देगा, मतलब 20 किलो गोबर, अच्छा, इतना अंतर है इसका। ठीक और है। जमीन बची रहेगी, जमीन में नहीं कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ये तो बंजर हुई जमीन, फूकेगी जमीन, यूरिया से तो जल गई जमीन। हुँ। तो ये आ भी तो गवर्नमेंट की तरफ से रही है ना, जैसे ब्लॉक्स नहीं, में? अब बंद, अब सरकार भी कर रही है इस पे, अच्छा, अब सरकार को भी करना पड़ेगा, नहीं तो खुद भी मरेंगे। सरकार चला रहे हैं वो भी मरेंगे इसी हालत में, अगर ऐसा रहा या अन्न दूषित ही रहा तो हुँ। सब पे बीमारी है जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आपने बड़ी ही नहीं तो ज्ञान खाने का वाली करवा चीज़ें। देते हैं जी। नहीं, 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 कोई बात नहीं। आपसे दोबारा आऊँगी मैं, तो दोबारा आप जब नई इनोवेशन आपकी आएगी तो आप कोई बात नहीं, लोगों तक आना जी। पहुँचाएँगे इसको।